हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पाठ सेकेंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। और आज हमारी चौथे लेसन पोषक तत्व उर्वरक से आज हमारी चौथी क्लास है। और आज का हमारा पॉइंट है पोषक तत्व के कार्य व उसके कमी के लक्षण। तो हम विभिन्न पोषक तत्व उसके कार्य व उसके कमी के लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कार्य पहला है पर्णहरित अमीनो अम्ल, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए के निर्माण में आवश्यक है। तो पौधों के पर्णहरित अमीनो अम्ल, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए के निर्माण में आवश्यक कौन है? तो नाइट्रोजन आवश्यक है। ये पर्णहरित का द्वितीय घटक है। नाइट्रोजन क्या है? ये पर्णहरित का द्वितीय घटक है जो पौधों में हरेपन या हरे रंग को बढ़ाता है। तो पौधे में हरेपन का कारण कौन सा है? तो वह नाइट्रोजन के कारण पौधे में क्या होता है? पौधा का रंग हरा होता है। तो नाइट्रोजन पर्णहरित अमीनो अम्ल, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में सहायक है। ये पर्णहरित का द्वितीय घटक है जो पौधों में हरेपन या हरे रंग को बढ़ाता है। किण्वकों या एंजाइम व जीवद्रव्य की रचना में मुख्य संघटक तत्व है। तो एंजाइम व जीवद्रव्य की रचना में मुख्य संघटक कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन। किण्वकों, जिसे हम एंजाइम भी कहते हैं, किण्वकों या एंजाइम व जीवद्रव्य की रचना में मुख्य संघटक तत्व कौन सा है? तो वह नाइट्रोजन। कोशिका का आकार बढ़ाता है जिससे वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। तो कोशिका का आकार कौन बढ़ाता है? तो वो नाइट्रोजन बढ़ाता है, जिससे क्या होती है? तो वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। तो किस तत्व के कारण वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है? तो वो तत्व है नाइट्रोजन। अगला एक दानों को सुडौल, पत्तियों वाली सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ाना व गेहूं जो जई में अधिक कल्ले फूटने में सहायक कौन है? तो नाइट्रोजन। तो दानों को सुडौल बनाना, पत्ती वाली सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ाना व गेहूं जो जई में अधिक कल्ले फूटने तो सहायक कौन है? तो वो है नाइट्रोजन। तो ये थे नाइट्रोजन के कार्य। अब एक कमी के लक्षण। नीचे की पुरानी पत्तियों में डी आकार में पीलापन व पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। अत्यधिक कमी होने से पत्तियां सफेद हो जाती हैं। तो हरितहीनता का लक्षण भी किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन के कारण होता है। नीचे की पुरानी पत्तियों में नाइट्रोजन के कारण वी आकार में पीलापन व पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। नीचे की पुरानी पत्तियों में वी आकार में पीलापन वे पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है नाइट्रोजन की कमी। और अत्यधिक कमी होने से पत्तियां सफेद हो जाती है। थोड़ी कमी होती है तो क्या होती है? इसका रंग क्या हो जाता है? वी आकार में पीलापन में पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अत्यधिक कमी होने से पत्तियां सफेद हो जाती है। पीले से कैसे हो जाती है? तो सफेद हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी से फूलगोभी में बटनिंग रोग। तो नाइट्रोजन की कमी से फूलगोभी में कौन सा रोग होता है? तो बटनिंग रोग होता है। और नाइट्रोजन की अधिकता से फूलगोभी में होलो स्टेम रोग होता है। नाइट्रोजन की कमी से फूलगोभी में बटनिंग रोग होता है, वह नाइट्रोजन की अधिकता से फूलगोभी में होलो स्टेम रोग होता है। नाइट्रोजन की कमी से फूलगोभी में बटनिंग और नाइट्रोजन की अधिकता से फूलगोभी में होलो स्टेम रोग होता है। और नाइट्रोजन की कमी से पौधों में भूखा रोग या स्ट्रोवेशन डिजीज हो जाता है। तो नाइट्रोजन कमी से एक तो फूलगोभी में बर्निंग रोग होता है, पौधों में क्या हो जाता है? भूखा रोग, जिसे स्ट्रोवेशन डिजीज कहते हैं। अब दूसरा तत्व है हमारा फास्फोरस। पहला था नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस पौधे की कोशिकाओं में ऊर्जा भंडारण व ऊर्जा स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है, अतः इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो फास्फोरस पौधे की कोशिकाओं में ऊर्जा भंडारण व ऊर्जा स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो पौधों की कोशिकाओं में ऊर्जा भंडारण व ऊर्जा स्थानांतरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो फास्फोरस। इसलिए इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं फास्फोरस को। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन है? तो वो है फास्फोरस, क्योंकि ये ऊर्जा भंडारण व ऊर्जा स्थानांतरण क्या है? उत्तरदायी है। इसलिए कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो फास्फोरस को कहते हैं। फास्फोरस से पौधों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास तेज व सुदृढ़ होता है, इसलिए इसको पौधों की जीवन की चाबी की ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो एनर्जी करेंसी या की ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? तो फास्फोरस को। ऊर्जा मुद्रा या जीवन की चाबी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं फास्फोरस को।
फास्फोरस से पौधों की जड़ों व ग्रंथियों पे क्या होता है, विकास तेज होता है। पौधों की जड़ों व ग्रंथियों का विकास तेज किससे होता है, तो होता है फास्फोरस से। और तेज में क्या होता है, सुदृढ़। फास्फोरस से पौधों की जड़ों व ग्रंथियों का विकास तेज व सुदृढ़ होता है। विकास तेज व सुदृढ़ किससे होता है, तो फास्फोरस होता है, इसलिए से इसको पौधों के जीवन की चाबी कहते हैं। इसकी उपस्थिति से कोशिका विभाजन शीघ्र होता है। तो कोशिका विभाजन किससे शीघ्र होता है, तो फास्फोरस की उपस्थिति से कोशिका विभाजन क्या होता है, शीघ्र होता है। तो कोशिका विभाजन किससे शीघ्र होता है, तो होता है फास्फोरस से। अब बात करते हैं फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए निर्माण के लिए आवश्यक अंग है। नाइट्रोजन भी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए के निर्माण में आवश्यक है, और फास्फोरस भी डीएनए आरएनए फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल डीएनए निर्माण के लिए क्या है, तो आवश्यक होंगे। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए बनाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन पर्णहरित अमीनो अम्ल प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में सहायक है। पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फास्फोरस क्या करता है, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है फास्फोरस। और पौधों की जड़ों के विकास व फैलाव को बढ़ावा देता है। पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पौधों की जड़ों के विकास व फैलाव को बढ़ाता है। तो पौधों की जड़ों के विकास व फैलाव को कौन बढ़ाता है, तो वो बढ़ाता है फास्फोरस। पौधों को आधार प्रदान करता है, वे दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण करता है। तो पौधों को आधार कौन प्रदान करता है, तो वो होता है फास्फोरस। और पौधों की जड़ों की गांठों का निर्माण भी कौन करता है, तो वो करता है दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण भी कौन करता है, तो वो फास्फोरस करता है। पौधों को आदान प्रदान करना, दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण बढ़ाना किसका कार्य है, तो वो फास्फोरस का कार्य है। पौधों में कलियों, फूलों, बीजों, फूलों व दानों के बनने एवं परिपक्व होने के लिए आवश्यक है। तो पौधों में कलियों, फूलों, बीजों, फलों व दानों के बनने एवं परिपक्व होने के लिए आवश्यक कौन है, तो वह फास्फोरस। पौधों में कलियों, फूलों, बीजों, फलों व दानों के बनने व परिपक्व होने के लिए आवश्यक अंग कौन है, तो वह फास्फोरस। भूसे की तुलना में दाने के अनुपात को बढ़ाना। तो भूसे की तुलना में दाने के अनुपात को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो फास्फोरस करता है। इसलिए पौधों के लिए फास्फोरस तत्व बहुत बहुत ही जरूरी है। तो भूसे की तुलना में दाने के अनुपात को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो फास्फोरस करता है। और भूसे में चमक लाना व तने को मजबूती प्रदान करना। तो भूसे की तुलना में दाने के अनुपात को बढ़ाना, भूसे में चमक लाना व तने को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है, तो वो करता है फास्फोरस। फास्फोरस ऊर्जा संग्रहण एटीपी या एडीपी का कार्य करता है। तो फास्फोरस क्या करता है, ऊर्जा संग्रहण एटीपी या एडीपी का कार्य भी करता है। अब बात करते हैं फास्फोरस से कमी के लक्षण। नीचे की पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी, पर्पल, भूरा, लाल बैंगनी या पीतल रंग का हो जाता है। और अत्यधिक कमी होने पर पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। नाइट्रोजन में पुरानी पत्तियों पर नीचे की पुरानी पत्तियों में वी आकार में पीलापन वे पौधे हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। और अत्यधिक कमी होने पर पत्तियां सफेद हो जाती है। लेकिन फास्फोरस की कमी से नीचे की पत्तियों का रंग क्या हो जाता है, हल्का बैंगनी, पर्पल, भूरा, लाल बैंगनी तथा पीतल रंग का। और अत्यधिक कमी होने पर पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। तो नीचे की पुरानी पत्तियों, नीचे की कैसी पुरानी पत्तियों का रंग क्या होता है, हल्का बैंगनी या भूरा या लाल बैंगनी या पीतल रंग का हो जाता है। और अत्यधिक कमी होने पर पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, तो गहरा हरा हो जाता है। फास्फोरस की कमी से जड़ों की वृद्धि व विकास का कम होना या रुक जाना। तो फास्फोरस की कमी से जड़ों के विकास क्या हो जाता है, या विकास तो या कम हो जाता है या विकास का रुक जाता है। किसकी कमी से, फास्फोरस की कमी से जड़ों की विकास व वृद्धि का रुक जाना या विकास का क्या हो जाना, कम हो जाना। अगला फास्फोरस की कमी से पत्तियां हंसिया आकार की हो जाती है। तो फास्फोरस की कमी से पत्तियां कैसे हो जाती है, मुड़कर हंसिया आकार की हो जाती है। किस आकार की हो जाती है, हंसिया आकार की हो जाती है। किस आकार की हो जाती है, तो हंसिया आकार की हो जाती है। किसकी कमी से हो जाती है, तो फास्फोरस की कमी से हो जाती है। फास्फोरस की कमी से जड़ों की वृद्धि व विकास का कम होना या रुक जाना। वे फास्फोरस की कमी से पत्तियां कैसे होती जाती है, हंसिया या स्टिक आकार की हो जाती है। तो हंसिया आकार की पत्तियां किसकी कमी से होती है, तो होती है फास्फोरस की कमी से।
फास्फोरस ही एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए फास्फोरस को की ऑफ लाइफ कहते हैं। हमने पहले ही की ऑफ लाइफ के बारे में अध्ययन किया। तो की ऑफ लाइफ कौन है? तो फास्फोरस है। और ऊर्जा की मुद्रा कौन है? तो वो भी फास्फोरस है, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसे जीवन की चाबी या की ऑफ लाइफ कहते हैं। की ऑफ लाइफ या जीवन चाबी कौन है? तो वो फास्फोरस है। और ऊर्जा मुद्रा भी कौन है? तो वो फास्फोरस है। इसकी कमी से पौधे की पत्तियों में ब्रॉन्जी लक्षण, पत्तियों का समय से पहले गिरना दिखाई देता है। तो ब्रॉन्जी लक्षण का कारण भी कौन सा है? तो फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी से पौधों में ब्रॉन्जी रोग हो जाता है, जिससे पौधे की पत्तियां समय से पहले पकड़ के गिर जाती है। पत्तियों का समय से पहले गिरना क्या कहलाता है? तो पत्तियों का समय से पहले गिरना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ब्रॉन्जी लक्षण। और ब्रॉन्जी लक्षण किसकी कमी से होता है? तो होता है फास्फोरस की कमी से। अब देखते हैं हम हमारे अगले पोषक तत्व के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, अगला हमारा तत्व है पोटेशियम। तो पोटेशियम का कार्य है, पहला है पत्तियों के पर्णरंध्रों के खुलने व बंद होने को नियमित करना। तो पत्तियों के पर्णरंध्रों को खुलने व बंद होने को नियमित कौन करता है? तो वो करता है पोटेशियम। दूसरा है पौधों में रसाकर्षण दाब से क्षमता बढ़ाने में पोटास का महत्वपूर्ण योगदान है। तो पोटेशियम का पहला कार्य है पत्तियों के पर्णरंध्रों को खुलने व बंद होने को नियमित करता है। तो पत्तियों के पर्णरंध्रों को खुलने व बंद होने को नियमित कौन करता है? तो वो करता है पोटेशियम। और दूसरा है पौधों में रसाकर्षण दाब से क्षमता बढ़ाने में पोटेशियम का महत्वपूर्ण योगदान है। तो पौधों में रसाकर्षण दाब से क्षमता बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो वो है पोटेशियम का। पत्तियों में पर्णरंध्रों के खुलने में बंद होने को नियमित करना और पौधों में रसाकर्षण दाब से क्षमता बढ़ाने में पोटास का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा है शर्करा निर्माण व शयन में सहायक तथा किण्वन प्रणाली को स्थिर करने में आवश्यक है। तीसरा क्या है? तो शर्करा निर्माण व संवहन में सहायक है। शर्करा निर्माण और संवहन में कौन सहायक है? तो वो है पोटेशियम तथा किण्वन प्रणाली को स्थिर करने में आवश्यक है। शर्करा निर्माण व संवहन में सहायक तथा किण्वन प्रणाली को स्थिर करने में आवश्यक है। अगला है अनाज के दानों की गुणवत्ता व चमक में वृद्धि करने में सहायक है। तो अनाज के दानों की गुणवत्ता और उसकी चमक में वृद्धि करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है पोटेशियम। अगला है पौधों को सूखे से बचाना व वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना। तो पौधे को सूखे से बचाना व वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का कार्य भी कौन करता है? तो वो करता है पोटेशियम। अगला है ये पौधों में बीमारी व कीटों के प्रति क्या होता है? सहिष्णुता होती है व प्रतिरोधकता को क्या करता है? बढ़ाता है। ये पौधों में बीमारियों व कीटों के प्रति सहिष्णुता व रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है? बढ़ाता है। ये एंजाइम कैसे कारक को फैक्टर के रूप में सहायक है। तो एंजाइम कैसे कारक के रूप में कौन सहायक है? तो वो है पोटेशियम। अगला है पौधों में आयनों के विनिमय व स्फीति दाब को बनाए रखता है। पौधों में आयनों के विनिमय व स्फीति दाब को बनाए रखता है। तो पौधों में आयनों के विनिमय व स्फीति दाब को बनाए कौन रखता है? वो रखता है पोटेशियम। और पौधे में क्वालिटी पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो पौधे में क्वालिटी पोषक तत्व के रूप में कौन जाना जाता है? वो जाना जाता है पोटेशियम। क्योंकि हमने देखा था ये अनाज के दानों की गुणवत्ता व चमक में वृद्धि करने में सहायक है। तो इसकी क्वालिटी गुणवत्ता क्या होती है? क्वालिटी होती है। तो पौधे में क्वालिटी पोषक तत्व के रूप में किससे जाना जाता है? तो वह पोटेशियम। पोटेशियम की कार्य वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है पत्तियों के पर्णरंध्रों के खुलने व बंद होने को नियमित करता है। पौधे में रसाकर्षण दाब से क्षमता बढ़ाने में पोटास का महत्वपूर्ण योगदान है। शर्करा निर्माण व संवहन में सहायक तथा किण्वन प्रणाली को स्थिर करने में आवश्यक है। अनाज के दानों की गुणवत्ता व चमक में वृद्धि करने में सहायक है। पौधों को सूखे से बचाना व वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना। यह पौधों में बीमारियों व कीटों के प्रति सहिष्णुता व प्रतिरोधकता बढ़ाता है। एंजाइम कैसे कारक को फैक्टर के रूप में सहायक है। पौधों में आयनों के विनिमय व स्फीति दाब को बनाए रखता है। पौधे में क्वालिटी पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं पोटेशियम की कमी के लक्षण। पोटेशियम की कमी से पौधों में समय से पहले पत्तियों का गिरना। तो पौधों की पत्तियों का समय से पहले गिरने का कारण क्या है? तो उस पौधे में किसकी कमी है? तो वह पोटेशियम की कमी। पत्तियां धब्बेदार भूरी हो जाती है। तो समय से पहले पत्तियों का गिरना, पत्तियां धब्बेदार भूरी हो जाती है तथा उत्तक मर जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है।
पौधे कमजोर होकर गिर जाते हैं, वे दाने सिकुड़ जाते हैं तथा पत्तियों का आकार छोटा होना, वे वृद्धि रुकना क्या किसके कारण होता है? तो पोटेशियम। मुख्यतः पत्तियों के सभी कारण किससे होते हैं? तो पोटेशियम के कारण होते हैं। तो पोटेशियम की कमी से समय से पहले पत्तियों का गिरना। पत्तियों का समय से पहले गिरने का कारण क्या है? तो वो है पोटेशियम। दूसरा है पत्तियां धब्बेदार भूरी हो जाती है। तो पत्तियों का धब्बेदार भूरे होने का कारण भी कौन सा है? तो वो है पोटेशियम। तथा उत्तक मर जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। तो उत्तक किसके कारण मर जाते हैं? जो पोटेशियम की कमी से मर जाते हैं। पौधे कमजोर होकर गिर जाते हैं। पौधे कमजोर होकर किसके कारण गिरते हैं? तो पोटेशियम की कमी से वे दाने सिकुड़ जाते हैं। और पोटेशियम की कमी से क्या हो जाते हैं? दाने सिकुड़ जाते हैं। तथा पत्तियों का आकार छोटा होना, वे वृद्धि रुकना। पत्तियों का आकार छोटा होना, वे वृद्धि रुकने का कारण भी कौन सा है? तो वो है पोटेशियम की कमी। समय से पहले पत्तियों का गिरना, पत्तियां धब्बेदार भूरी हो जाती है तथा उत्तक मर जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है। पौधे कमजोर होकर गिर जाते हैं, दाने सिकुड़ जाते हैं तथा पत्तियों का आकार छोटा होना, वे वृद्धि रुकना, सभी पोटेशियम की कमी से होते हैं। अगला है लग्जरी कॉन्स्पेशन। लग्जरी कंस्पेशन पौधों में पोटेशियम की अधिकता के बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं होना क्या कहलाता है? तो लग्जरी कॉन्स्पेशन कहलाता है। लग्जरी कॉन्स्पेशन रोग क्या होता है? पौधों में पोटेशियम की अधिकता के बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लग्जरी कॉन्स्पेशन। लग्जरी कॉन्स्पेशन पोटेशियम की कमी से होता है। लग्जरी कॉन्स्पेशन किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से होता है। और लग्जरी कॉन्स्पेशन में क्या होता है? पौधों में पोटेशियम की अधिकता के बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं होना। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में पूछा हुआ है, तो वह है हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या है? छिपी भूख। हिडन हंगर क्या है? तो पौधों में पोटेशियम के कमी के बावजूद भी इसके कमी के लक्षण नहीं दिखाते, तो उसको कौन सा रोग है? उसमें हिडन हंगर। हिडन हंगर किसके कमी से होता है? तो पोटेशियम की कमी से। लग्जरी कॉन्स्पेशन किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से। तो हिडन हंगर क्या है? इसे छिपी भूख के नाम से या हिडन हंगर के नाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है हिडन हंगर, इसी नाम से ज्यादा आता है हिडन हंगर। हिडन हंगर रोग किसकी कमी से होता है? तो पोटेशियम की कमी से होता है। पौधों में पोटेशियम की कमी के बावजूद भी इसकी कमी के लक्षण प्रकट नहीं करता है। पौधों में पोटेशियम कमी के बावजूद भी कमी के लक्षण नहीं दिखाई देना क्या है? तो उसमें पौधों में कौन सा रोग है? हिडन हंगर या छिपी भूख रोग है, जो किसके कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से होता है। अगला हमारा चौथा तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम के कार्य में पहला है कोशिकी भित्ति का मुख्य अवयव। तो कैल्शियम क्या है? कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव। कैल्शियम क्या है? कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव। तो कोशिका के लगभग सभी कार्य किससे होते हैं? कैल्शियम से होते हैं। जैसे कोशिका का निर्माण होना किससे होता है? कैल्शियम से। कोशिका विभाजन में उपयोगी कौन है? तो कैल्शियम। तो कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कोशिका निर्माण में, कोशिका विभाजन में क्या है? उपयोगी है। कोशिका निर्माण में, कोशिका विभाजन में कौन उपयोगी है? तो वो है कैल्शियम। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है और कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम। तो कैल्शियम का कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है। अगला है लोहा एल्यूमिनियम आदि के अधिकता से प्रभाव को दूर करता है। लोहा एल्यूमिनियम आदि के अधिकता के प्रभाव को दूर कौन करता है? तो वो करता है कैल्शियम। पौधों में लोहा व एल्यूमिनियम आदि की अधिकता के प्रभाव को दूर करने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान निभाता है? तो वो है कैल्शियम। अनाज वाली फसलों के पर्णसंधियों की दूरी को कम करना। तो अनाज वाली फसलों में पर्णसंधियों की दूरी को कम करना भी किसका कार्य है? तो वो है कैल्शियम का। जैसे ये पत्ती है तो इसके इधर और इधर पर्णसंधियों को दूरी को कम करने का कार्य भी कौन करता है? तो वो करता है कैल्शियम। अब इसके कैल्शियम की कमी के लक्षण, अब क्या देखते हैं हम कैल्शियम से कमी के लक्षण। तो अग्रिम कलिकाओं का सूखना। पौधे की अग्रिम कलिकाओं का सूखने का कारण क्या है? तो उसमें कैल्शियम की कमी है। अग्रिम कलिकाओं का सूखना या सफेद हो जाना तथा नई ऊपरी पत्तियों के किनारे हुक की तरह सिकुड़ जाते हैं, उसका कारण क्या है? पौधे में कैल्शियम की कमी है। तो अग्रिम कलिकाओं का सूखना या सफेद हो जाना तथा नई ऊपरी पत्तियों के किनारे हुक की तरह सिकुड़ जाते हैं, तो ये पौधा है
इसकी ये अग्रिम कलिकाओं का सूखना या सफेद हो जाना, इन अग्रिम कलिकाओं क्या हो जाना, सूखना या सफेद हो जाना, तथा नई या ऊपरी पत्तियों के किनारे हुक कैसा होता है, तो हुक की तरह मुड़ जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसमें किसकी कमी है, तो उसमें कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम कमी का महत्वपूर्ण लक्षण है अग्रिम कलिकाओं का सूखना या सफेद हो जाना, तथा नई या ऊपरी पत्तियों के किनारे हुक की तरह सिकुड़ जाते हैं। तो उसमें किसकी कमी है, तो उसमें कैल्शियम की कमी है। मेरिस्टम ऊतक व शीर्ष कलिका पर कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। मेरिस्टम ऊतक व शीर्ष कलिका पर कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। तो कैल्शियम के कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं, तो मेरिस्टम ऊतक व शीर्ष कलिका पर कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट BR बीमारी हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BER ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट, कौन सा रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट। ब्लॉसम एंड रॉट BER बीमारी का किसके कारण होती है, तो वो होती है कैल्शियम की कमी से। अगला है टिप हुकिंग बीमारी। टिप हुकिंग बीमारी भी किसके कमी से होती है, तो वो भी होती है कैल्शियम की कमी से। टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट बीमारी और टिप हुकिंग बीमारी का होना भी किसका कारण है, तो वह कैल्शियम की कमी। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।